नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार राज आपके अपने YouTube चैनल क्विक लर्निंग ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं बता दूं कि संविधान के 500 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन को पूरे डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। और यह हमारा फोकस होगा कि आज तक जितने भी सारे एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे SSC, RRB, ग्रुप डी, NTPC, यूपी पुलिस, लेखपाल और ऑल अदर स्टेट में सारे पॉलिटी के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं वो सारे इस सीरीज़ में कवर किया जाए। तो फ्रेंड, यह सीरीज़ ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। यदि आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो बता दें, जो हमारी संविधान का प्रीलिम्स है उसमें अब तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। और साथ ही बता दें, यह संशोधन 1976 के तहत 42वें संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था। और इस संशोधन में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? याद रखिएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। यही 3 शब्द, अखंडता, हमारे 42वें संशोधन में जोड़ा गया, याद रखिएगा। और यह संशोधन प्रस्तावना के संशोधन के लिए किया गया था। कौन सा संशोधन? 42वां। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बता दें, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या चुना गया? संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। और इनका चुनाव कब हुआ था? याद रखिएगा फ्रेंड, 11 दिसंबर 1946 को। और यह संविधान सभा की दूसरी बैठक थी। इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और इसी बैठक में बता दें, बी एन राव को क्या किया गया कि अस्थायी सलाहकार चुना गया, संविधान सभा का सलाहकार चुना गया बी एन राव, याद रखिएगा। और यह मीटिंग कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो बता दें, जो भारतीय सभी बताया था हमने, भारतीय संविधान सभा का सलाहकार कौन था? सर बी एन राव। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। और इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में चुना गया था और ये संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है फ्रेंड, और साथ साथ इसके साथ ही हम बताएं तो भारतीय संविधान की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, याद रखिएगा, 1946 को। दूसरी बैठक में क्या हुआ है? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और तीसरी बैठक याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को ही। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, तीनों ही डेट याद रखिएगा। पहले डेट के दिन क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ, 207 सदस्यों ने भाग लिया था। और इसी सभा में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी सदस्य चुना गया। क्यों अस्थायी सदस्य चुना गया? ठीक है फ्रेंड। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और बी एन राव को इसी सभा में क्या चुना गया? संवैधानिक सलाहकार चुना गया। और 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक प्रस्ताव को प्रस्ताव किया। ठीक है फ्रेंड, ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संघ राज्यों की संख्या कितनी है? तो बता दें, भारत में संघ राज्यों की संख्या हो चुकी है 9। कितनी? 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 क्या हैं? राज्य हैं। तो इस प्रकार, क्योंकि पहले 7 हुआ करता था, 370 अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य का विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। तो 370 धारा के हटने के पश्चात अब जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया है, पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। और इस प्रकार भारत में कुल संघ राज्यों की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ में कितने राज्य हैं? अभी हमने बताया भारतीय संघ में 28 राज्य हैं। कितने फ्रेंड? 28 राज्य, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश का अलिखित संविधान है? तो मैं बता दूं, वह देश यूनाइटेड किंगडम, जिसे ब्रिटेन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब होगा। तो अलिखित संविधान है किसका? यूके का। चलिए यहाँ से एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में हम बात करें तो
सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, तो देश भारत है सबसे बड़ा लिखित संविधान, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और टोटल खर्च लगे थे 6.4 करोड़ लगभग रुपए लगे थे। कितने लगभग 6.4 करोड़ रुपए लगे थे, याद रखिएगा फ्रेंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई। देखिए फ्रेंड, भारत की संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई। वही कैबिनेट मिशन जो भारत में 1946 ईस्वी में आई थी। 24 मार्च 1946 ईस्वी को, याद रखिएगा 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत में कैबिनेट मिशन आती है और इसी कैबिनेट मिशन के सुझाव द्वारा 1946 ईस्वी में एक संविधान सभा का गठन किया जाता है और इसमें सदस्यों की संख्या 389 तय होनी थी, लेकिन भारत के विभाजन के पश्चात यह संख्या 299 रह गई। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा बता रहे हैं। तो किस मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया है, तो बता दें प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन है। संविधान बनाते समय कौन सा आदर्श शब्द प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो बता दे जिस टाइम संविधान सभा बन रहा था संविधान सभा द्वारा, तो संविधान सभा द्वारा संविधान बनाते टाइम उस टाइम प्रस्तावना में समाजवाद शब्द नहीं था। ठीक है फ्रेंड, इस और प्रीलिम्स का स्टार्टिंग जो शब्द है हम भारत के लोग से शुरू होकर 26 नवंबर 1949 ईस्वी अंगीकृत पर समाप्त किया जाता है। याद रखिएगा, हम भारत के लोग से शुरू होता है और 26 नवंबर 1949 ईस्वी पर अंगीकृत पर समाप्त होता है और इस टाइम पे समाजवाद शब्द नहीं था और इस समाजवाद शब्द को 42वें संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब हुआ। तो वैसे फ्रेंड 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और इस टाइम पे पूर्ण रूप से संविधान लागू नहीं हुआ था। तो इसीलिए हर एक साल प्रति नवंबर महीने में 26 तारीख को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी 1949 ईस्वी को ही हमारे देश में पूर्णतः संविधान को पूरे रूप से लागू कर दिया गया। तो इसलिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र माना जाता है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन है। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। तो बता दें दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की विशेषता है और हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यदि आप भारत के हैं तो भारत में ही आप नागरिकता ले सकते हैं। यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो ऑटोमेटिक ही भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। यह एकल नागरिकता कहलाती है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई। तो बता दें भारत में एकल नागरिकता का अवधारणा इंग्लैंड देश से प्रस्तावित की गई। तो ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब होगा। और साथ ही आयरलैंड से बता दें तो आयरलैंड से क्या लिया गया। तो आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए। याद रखिएगा नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है। तो बता दें विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत देश का है और यह संविधान को 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे बनने में और इस पर लगने वाला खर्च था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है फ्रेंड, और इस पर लगने वाला खर्च था लगभग 6.4 करोड़ रुपए। याद रखिएगा। और यह हमारा भारत का संविधान को हाथों से लिखने का कार्य किसने किया। यह कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि किस व्यक्ति ने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखने का कार्य किया। तो बता दें उस व्यक्ति का नाम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है। याद रखिएगा क्या नाम है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब, इन्होंने ही क्या किया, संविधान को हाथों से लिखा है। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत किस राज्य पर लागू होता है। तो बता दें जो 370 अनुच्छेद है यह जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का प्रावधान देता था। अब इस अनुच्छेद को समाप्त करके जम्मू कश्मीर राज्य को एक
केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में बदल दिया गया है। पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख। ठीक है फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन तीसरा सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो बता दें, लोकतांत्रिक प्रणाली ऐसा प्रणाली जिसमें लोगों के तंत्र के द्वारा प्रणाली को चलाया जाता है, जनता उसमें चुनाव करती है और चुनाव के द्वारा मंत्री का चुनाव होता है, और ऐसे सिस्टम को लोकतांत्रिक प्रणाली कहा जाता है। इसमें क्या क्या होता है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बिल्कुल सही है। अवसर की समानता, सभी लोग को एक समान अवसर प्रदान किया जाता है। अधिकारों का संरक्षण, ये भी सही है। तो यानी कि इसका तीनों ही ऑप्शन सही है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही जवाब होगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो बता दें फ्रेंड, प्रारंभ में कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। पहला समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, छठा संपत्ति का अधिकार, सातवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें से बता दें, भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत कौन सा? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? मूल अधिकारों से हटा दिया गया और इसको भाग 12 के अनुच्छेद 301 के तहत जोड़ दिया गया है। कौन से? भाग 12 301 के तहत। याद रखिएगा, पहला आपको क्या याद रखना है? 44वां संशोधन 1978 के तहत, और इसको क्या किया गया? संपत्ति के अधिकार को 12वें भाग में हटा दिया गया और अनुच्छेद नंबर 300A में रख दिया गया। तो इस प्रकार वर्तमान समय में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, लेकिन प्रारंभिक समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती थी। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? तो बता दें, उस अनुच्छेद नंबर 19। कौन सा? अनुच्छेद 19 को क्या किया जाता है? प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न है, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जनता द्वारा जाना जाता है जिन्हें वो बनाए रखता है, यह किसका कथन है? तो मैं बता दूं, यह कथन लास्की साहब का है। इनका पूरा नाम था हेरोल्ड जोसेफ लास्की, और यह ब्रिटेन के एक राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, लेखक और प्रवक्ता हुआ करते थे। याद रखिएगा, यह ब्रिटेन के थे। हेरोल्ड जोसेफ लास्की साहब ने यह कहा था। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? तो बता दें, समता के अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद नंबर 14 से 18 के बीच है। कौन सा? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच क्या दिया गया है? समता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संपत्ति का अधिकार 31, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32। याद रखिएगा फ्रेंड, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। यह ऑप्शन गलत होगा। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? तो बता दें, मौलिक अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। किस स्थिति में? जब ऐसा लगे कि देश संकट में है, मौलिक अधिकार द्वारा देश को हानि हो सकती है, इस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा कि मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, और यह याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो बता दें, अनुच्छेद नंबर 17 क्या बताता है? अनुच्छेद 17 बताता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, अर्थात छुआछूत, अनटचेबिलिटी का अंत माना जाता है। अनुच्छेद नंबर 17 याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के तहत निम्न में से कौन से मूल अधिकार नहीं है? तो बता दें, भारतीय संविधान के तहत निम्न में से कौन से मूल अधिकार नहीं है? वो है आपका संपत्ति का अधिकार, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन 1978 के तहत हटाकर 12वें भाग के अनुच्छेद नंबर 301, इसमें 12वें भाग में 301 के अनुच्छेद में रख दिया गया, और इस प्रकार वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 हो गई, अर्थात
संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला प्रश्न है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? तो बता दें, मत देने का अधिकार मानवाधिकार से संबंधित है? बिल्कुल नहीं। मानव का अधिकार संबंधित है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मानव वोट देगा ये कोई ज़रूरी नहीं। नागरिक का अधिकार है, बिल्कुल सही है बात है, प्रत्येक नागरिकों का अधिकार है, प्राकृतिक आधार नहीं है क्योंकि भगवान ने इसे नहीं बनाया। राजनीतिक अधिकार भी नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन दूसरा सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं हैं? तो बता दें, भारत के 8वीं अनुसूची में स्टार्टिंग में 14 भाषाएं हुआ करती थी, लेकिन 3 संशोधन के पश्चात भारत की अब 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं सम्मिलित हो गई हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है फ्रेंड, और साथ ही आपको यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएं तो आपको एक याद रखना है कि भारत की कोई भी एक राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा नहीं है क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएँ बोली जाती हैं, और जबकि हिंदी को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत, कितने, अनुच्छेद नंबर 343 के अंतर्गत एक राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और एक पॉइंट और भी याद रखना है कि संस्कृत भारत में कहीं भी बोली जाने वाली भाषा नहीं है, लेकिन फिर भी 8वीं अनुसूची में यह शामिल किया गया है। और अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि अंग्रेज़ी भारत में बोली जाने वाली भाषा है, फिर भी इसको 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। और साथ ही साथ बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, उसके बाद बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल और उसके बाद उर्दू। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? तो बता दें, भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है फ्रेंड, संसद का अभिन्न अंग होता है क्योंकि राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा मिलके क्या निर्माण करते हैं? एक संसद का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, याद रखिएगा। और इस प्रकार ये रहे आज के 25 क्वेश्चन फ्रेंड। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल घंटी को दबाना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।